पे पहुंच जाइएगा। अच्छा, आप इतना तपस्या कर रहे हैं, तपस्या है, घर परिवार नौकरी सबको देखने के साथ आप आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो कम से कम कुछ भरोसा रखिए, आने दीजिए। थोड़ी सी चलिए ज्योग्राफी देख लेते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी में एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित 3 सिद्धांत देखे हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमको याद भी है, जॉर्ज लेमेत्रे का दिया हुआ बिग बैंग थियरी है। इसके अलावा 2 सिद्धांत और हैं जो पूछने की संभावना बनी हुई है। एक दोलन का सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज साहब का है, और एक सिद्धांत है सतत सृष्टि का सिद्धांत, जिसको 2 लोगों ने मिलकर दिया है। आसान है, 2 लोग दिख जाएंगे, अपने आप को पता चल जाएगा। एक का नाम है थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। बिग बैंग वाला हमको याद ही है। एलन संडे दोलन, और सतत वाले में 2 लोगों का नाम रहेगा, एक साथ 2 लोगों का रहेगा, तो वैसे पकड़ में आ जाएगा 2 लोगों वालों में सतत रहना है। एलन संडेज का दोलन का सिद्धांत, ये 3 सिद्धांत। और उसी समय हम लोगों ने तय किया था कि हमारे ब्रह्मांड में 2 अरब से भी अधिक आकाश गंगाएं, जिसमें एक आकाश गंगा हमारी है, अपनी है, जिसका हम लोगों ने नामकरण किया है मंदाकिनी, या उसी का नाम हम लोग कहते हैं मिल्की वे, या कहने को हम दुग्ध मेखला भी कहते थे। उसी समय हम लोगों ने 1-2 बातें और तय की थी, जिसमें एक नामकरण के साथ साथ हम लोगों ने अपनी मंदाकिनी का एक शेप जानने की कोशिश की थी, और यह तय किया था कि हमारी मंदाकिनी जो है वो सांप के आकार की है, यानी सर्पिलकार है। हमारी मंदाकिनी का जो आकार है वो सर्पिल है, सर्पिलकार है, सांप की तरह है। और यहीं पर हम लोगों ने तय किया था कि हमारे मंदाकिनी की जो सबसे निकटस्थ आकाशगंगा है उसका नाम है एंड्रोमेडा। ये जो हमारी आकाशगंगा है उसके सर्वाधिक निकटस्थ आकाशगंगा, जो हमारी आकाशगंगा है ये हमारी है, और ये हमारी पड़ोस की आकाशगंगा है। फिर हम लोग जब आकाशगंगा की चर्चा किए तो उसी समय ये तय किए थे कि हमारी आकाशगंगा में 2 अरब से भी अधिक तारे हैं। तो मसला आया कि भाई तारे क्या चीज होते हैं, तो वहीं हम लोगों ने डिफाइन किया था कि तारे वे आकाशीय पिंड हैं, सब पिंड आकाश में ही है, हमारी पृथ्वी भी आकाश में है, सब आकाश में है। तो तारे वे आकाशीय पिंड हैं जिनके पास अपना प्रकाश है और जिनके पास अपनी ऊष्मा है, और जिनके पास अपनी प्रकाश ऊष्मा नहीं है वो है ग्रह। किसके ग्रह है? जिससे प्रकाश ऊष्मा जिस तारे से प्राप्त कर रहे हैं उसके ग्रह। जैसे हमारी पृथ्वी ग्रह है, क्योंकि किसकी ग्रह है? तो सूर्य की ग्रह है, क्योंकि सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा वह प्राप्त कर रही है। पृथ्वी की ही भांति 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, जिसको आपने नाम दिया था मरकरी का। उसके बाद शुक्र है, जिसको आपने वीनस कहा था। उसके बाद हमारी पृथ्वी ही है, अर्थ आपने कहा था। उसके बाद मंगल है, जिसे आपने हमें बताया था मार्स। उसके बाद जुपिटर, जिसको आपने कहा था सबसे बड़ा है। आज 11 तारीख को जुपिटर 12 साल में एक बार अपनी राशि, उच्च राशि कर्क राशि में एक बार आते हैं, मतलब कुछ दिनों के लिए रहेंगे, 1 साल के लिए रहेंगे। वक्री हो गए हैं, कर्क राशि उच्च उनकी राशि। 12 साल में एक बार ऐसा होता है कि अपनी राशि में आते हैं, 1 साल एक राशि में रहते हैं वो, तो अपनी कर्क राशि उच्च की राशि में, और आज ही वो वक्री हुए हैं।
इसका बड़ा फायदा मिलेगा सबको। जो सद्गुण वाला होगा उसको सत फायदा मिलेगा, और जो दुर्गुण वाला होगा उसको, कल से ही आप देख रहे होंगे एकदम पूरा एकदम मचा हुआ है चारों तरफ से, अरे विस्फोट ये वो, क्योंकि मंगल आए हैं वृश्चिक में, मंगल उग्रता के प्रतीक है, और बृहस्पति उनको देखना शुरू कर दिए, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो अब दोनों प्रभाव देंगे। वृश्चिक में अपनी स्वग्रही राशि में नीच के हैं, खैर ये हम लोगों का विषय नहीं है। तो ये एंड्रोमेडा, आपको भी मजा आएगा। आज सुबह से ही आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे होंगे, तब जो मेंटल स्ट्रेस था थोड़ा कम हुआ होगा, आप खुद से विचार करिएगा। ये तो अननेसेसरी आप गणित का हेडेक ले रहे हैं। आपका उद्देश्य गणित है ही नहीं है, आपका उद्देश्य गणित है ही नहीं है। जब हम आपसे कह रहे हैं कि आप दो भाषा मिला करके 45 से 50 पे रहेंगे, निश्चित रहेंगे। क्या हिंदी में 25 से कम रहेंगे? क्या आप रहने नहीं देंगे आपको। या तो हम धरती पे जिएंगे या तो आप जिएंगे, नहीं तो साथ हमारा आपका हट जाएगा। ये आप जान लीजिए, 25 के नीचे हम किसी को रहने नहीं देंगे, नहीं तो आप हमारा आपका साथ टूटेगा फिर। तो क्या दूसरे विषय में, चाहे वो संस्कृत होगी चाहे इंग्लिश होगी, वो 21-22 भी नहीं देगी। 45 से 50 सीडीपी और ईवीएस में आप कम से कम 45 पे रहेंगे जी। क्या पूछता है ईवीएस में? आप पेपर तो देखिए, नाम का ईवीएस है, पूरा चीखे तो भरा हुआ है उसमें। मेला पूछ रहे, ये पूछ रहे, वो पूछ रहे, जो मन कर रहा सो पूछ रहे हैं। और क्या ट्रेंड से बाहर जाके पूछ लेंगे क्या? वो 20-22 साल आप उठा के देख लीजिए, उनका पेपर 5 साल का उठा के देख लीजिए, वही तो घुमा फुरा के पूछ रहे। कभी नौचंदी का मेला पूछ रहे, देवा शरीफ का पूछ रहे, कभी बाराबंकी पूछ रहे हैं, तो कभी हरदोई पूछ रहे हैं। पूछेंगे तो ना, वो कहाँ जाएंगे? मेला का तो कुल मिला के इतना बड़ा वही है, कहाँ जाएगा मेला? यूपी का मेला कहाँ मिल जाएगा? कहाँ जाएंगे वो? दलहन शोध संस्थान, विश्व शोध संस्थान, आंवला भी तो पूछ चुके, बचा क्या है उनके पास? वहीं से पूछेंगे। 30-30 का है साहब, सब 30-30 के हैं। दो विषय 30-30 के 60 हो गए, और यहां 2 विषय 30-30 के 60 हो गए। सीडीपी में गुरुजी हमारे बड़े तेवर के हैं, बड़े अनुभवी हैं, रहने नहीं देते हैं किसी को जो है 25, 26, 27 के नीचे रटाना। बाद में तो अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई हमारे पास सिलेबस नहीं है, अभी तो पुराने अनुमान पे काम हो रहा है। देने दीजिए। देखिए, इस बार सिलेबस चेंज होने की प्रबल उम्मीद है। 21 के बाद तो टेट हुआ ही नहीं है। हाँ, उनके सिलेबस करीब करीब 11 वाला अलग था, फिर 14-15 तक एक रहा, फिर उसके बाद बदला है, तो 3-3, 4-4 साल का नहीं। इस बार नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है 2020, उसके बाद सिलेबस में बदलाव एनसीटी ने कहा है करेंगे, परीक्षा हुई नहीं है। इसलिए आप पुराने ट्रेंड को छोड़िए, नई एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी लगी है वो 2020 के बाद चल रही है, तो वहां से बदलाव होना है। नहीं करे तो और अच्छा है, कर देंगे तो हमारी उसके लिए तैयारी है, करें वो। नहीं, हिंदी उंदी में नहीं, हिंदी में कुछ नहीं आएगा। इनको बदलाव अगर ये करेंगे तो केवल और केवल पर्यावरण में करेंगे। साफ साफ ये लिखेंगे, अभी तक ये पर्यावरण कहते हैं, अब ये लिखेंगे पर्यावरण एवं सामान्य ज्ञान। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ये कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहेंगे, इसमें तैयारी है सीटेट की। अब कोई चीज जब तक आ नहीं जाती, थोड़ा सा कहना हम लोगों के लिए भी जल्दबाजी हो जाती। कह दे कल को ये रहे तो आपका भरोसा टूटता है। सीटेट अब आएगा लास्ट में, नवंबर के लास्ट में आएगा। सीटेट का विज्ञापन नवंबर लास्ट में आएगा, और उसी समय नवंबर लास्ट है, जनवरी के फर्स्ट वीक में पुलिस भर्ती का विज्ञापन आएगा। हम लोग थोड़ा कोई चीज कहने से बचते हैं, कोई चीज सामने रहेगी तो ठीक रहेगी, नहीं तो आपका विश्वास घटता है। हम ऐसे कोई चीज बोल देंगे और वो चीज नहीं होगी तो आपको लगेगा अरे ऐसे सब फेंक रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा बचते हैं, जब तक कोई चीज देख न ले, सीख न ले। तो कहां से चिंता करने की जरूरत है?
क्यों चिंता कर रहे हैं? और चिंता करना था तो स्कॉलर्स क्यों आए हैं? घर बैठ के चिंता करते। आपके बीईओ, आपके बीएसए, आपकी सरकार तो इतनी चिंता देने में कारगर है कि वो चिंता दे ही रही, तो हमारे पास काहे आए? हमने आपसे केवल दो चीज कहा था, एक तनाव मुक्त रहिए और दूसरा समय दीजिए। बस यही दो चीज हमको दीजिए। बाकी हर गवर्नमेंट कह रही कि 2 बार में हम आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 5 बार कराएंगे, 6 बार कराएंगे। हाँ, 4 बार तो कानून है, 4 बार तो इनको कराना ही पड़ेगा 2 साल में। एक मौका हमको दे दीजिए, मेरे ऊपर भरोसा कर लीजिए। अगर हम आपके भरोसे पर नहीं खरे उतरे, गाली दीजिएगा, जो मन करिएगा, फिर 3 तो आपके पास विकल्प रहेगा, लेकिन एक में फिर छोड़ दीजिए, एक में भरोसा करिए। अब ये मत कहिए कि भरोसा कर भी रहे, अंदर से डर भी रहे। भरोसा कर भी रहे, कहे भरोसा ना होता तो आते क्यों? अरे भाई, दुनिया में आए हैं तो क्या हमको भरोसा है क्या? तो ये कौन सी बात है कि हम आए हैं इसलिए आपको भरोसा है? भरोसा कर नहीं रहे हैं। जो उसका कारण है कि आप बहुत परेशान हैं, आपके पास इतना लोड आ गया है, घर का, परिवार का, बच्चों की पढ़ाई का, एग्जाम का समय शुरू हो रहा है, वो है। लेकिन तनाव मुक्त रहिए, सिलेबस आने दीजिए, इस 35 टेस्ट होने दीजिए। मैंने आपसे बहुत शुरू में कहा था 15 टेस्ट हो जाने दीजिए, ये शायद आपका 9वां टेस्ट है आज। अभी 15 तो होने दीजिए। 15 के बाद कहानी शुरू होगी। 30-35 के बाद आपको दिखने लगे, आपको अंदर से लगेगा कि हां, चीजें हमारे कंट्रोल में है। अभी आपका बंबई का टिकट कटा नहीं है, अब आप कह रहे हैं कि अब हम कैसे जाएंगे उतनी दूर, कैसे पहुंचेंगे, ट्रेन मिले? पहले थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत चीजें हमारे अनुकूल हो जाए। खैर, तो ये जो एंड्रोमेडा थी, ये सबसे नजदीक है हमारी आकाश गंगा के। फिर आपने कहा कि आकाश गंगा में 2 अरब से अधिक तारे हैं। तारों को आपने बताया था कि जिनके पास प्रकाश ऊष्मा है वो तारे हैं। हमने अपने तारे का नाम भी रख दिया सूर्य। जैसे अपने बेटा का नाम रखते हैं, बेटी का नाम रखते हैं, वैसे हमने अपने तारे का नाम रख दिया सूर्य। सूर्य के जो सबसे नजदीक तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। किताबों में सेंटारी भी लिखा रहेगा, तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और फिर आपने तय किया कि वे आकाशीय पिंड जिनके पास प्रकाश ऊष्मा नहीं, उनका क्या नाम है? तो उनको आपने नाम दिया ग्रह। किसके? जिस तारे से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त कर रहे हैं। उसी समय प्रश्न उठा था कि भाई प्रकाश ऊष्मा आती कहां से? तो आपने ही तय किया था नाभिकीय संलयन का परिणाम है। जब हाइड्रोजन के हल्के नाभिक छोटे छोटे परमाणु मिलते हैं तो हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और यही होता है नाभिकीय संलयन, और इसमें अपार ऊर्जा निकलती है, और इसी कॉन्सेप्ट पर बनता है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम में विखंडन होता है, भारी नाभिक टूटता है हल्के नाभिक में, और संलयन में हल्के नाभिक जुड़ते हैं, ज्यादा खतरनाक होता है। परमाणु बम और परमाणु बिजली घर एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अंतर क्या है? परमाणु बम की जो रिएक्शन होती है, अभिक्रिया होती है, वह अनियंत्रित होती है। एक बार आपने छोड़ दिया रिएक्शन स्टार्ट, तो फिर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अब वो होगा, कंप्लीट होगा। लेकिन परमाणु रिएक्टर में आपकी रिएक्शन आपके हाथ में रहती है, जब चाहे कंट्रोल कर ले। कंट्रोल करने के पहले आप प्रयोग करते थे भारी जल का, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पहले हम लोग परमाणु बिजली घर में रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी भारी जल का प्रयोग करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ गई, अब प्रयोग किया जाता है कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, और जब आप ज्यादा रोकना चाहते हैं तो रोक देते हैं कैडमियम की छड़ से। फिर आप आए सूर्य पर, और सूर्य का पूरा परिवार, सोलर सिस्टम, सोलर फैमिली से सौर मंडल ही देखना शुरू किया, जिसके केंद्र में आपने सूर्य को रखा था, उसके 8 ग्रहों को रखा था, ग्रहों के उपग्रहों को रखा था, धूमकेतु, धूल कण, उल्का पिंड जितने थे सबको रखा था इसमें सौर मंडल में। सूर्य को आपने कहा पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, या लगभग में था।
मान लीजिए पृथ्वी चल रही है, ऐसी चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर, तो एक समय पोजीशन ये है पृथ्वी की जो दूर वाली, और एक समय नजदीक वाली। जब सबसे नजदीक रहता है तो वो होती है तिथि 4 जुलाई, अभी लिखना नहीं, अभी लिखवाते। और जो सबसे दूर रहती है पृथ्वी तो वो होता है 3 जनवरी। सबसे निकट उप माने होता है निकट, इसको बोलते हैं उपसौर की स्थिति। पृथ्वी जब सबसे निकट होती है सूर्य के, यह करीब 14 करोड़ 71 लाख या 75 आप मान लीजिए करोड़ किलोमीटर पे होती है, और जब सबसे दूर होती है तो 15 करोड़ 81 लाख पर होती है। औसत आप निकालते हैं वही 15 करोड़ की दूरी बताते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, यानी पृथ्वी हमारी सूर्य से 13 लाख गुना छोटी है, और दूरी हमारी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य की, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का जो आउटर सेल है, सबसे बाहरी हिस्सा जो है, सूर्य का जो सबसे बाहरी हिस्सा है जो हम लोग देख पाते हैं, जो चमक रहा है, जो हमको दिखाई देता है, उसका नाम आपने हमें बताया था कोरोना। और यहां का टेम्परेचर आपने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर हम लोग सौरमंडल पे आए थे। सबसे छोटा ग्रह आपने बुध बताया था, सबसे बड़ा ग्रह आपने बृहस्पति बताया था, लाल ग्रह आपने मंगल बताया था, पृथ्वी की जुड़वा बहन आपने शुक्र को बताया था, शाम का तारा, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, प्रेशर कुकर जैसी दशा वाला ग्रह, ये सब आपने शुक्र को बताया था। सबसे गर्म ग्रह आपने बुध को बताया था ना, शुक्र को बताया था। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह आपने बुध को बताया था। सबसे नजदीक आपने बुध को बताया था, सबसे दूर आपने वरुण को बताया था। पृथ्वी से सबसे नजदीक आपने शुक्र को बताया था और सबसे दूर वरुण को बताया था। शनि को आपने छल्ले युक्त वलय युक्त ग्रह कहा था। इसके बाद फिर हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखना शुरू किए थे। उसको हम 3 भागों में बांटे थे, एक ऊपर का हिस्सा, एक मध्य का हिस्सा, एक सबसे अंदर का हिस्सा, अंतरतम हिस्सा। सबसे ऊपर वाले को हमने क्या कहा था? क्रस्ट, मैंटिल, मध्य वाला हिस्सा, और सबसे अंदर को कोर कहा था। और उसी समय आपने बताया था कि पृथ्वी के अंतरतम हिस्से में यहां भी टेम्परेचर करीब इतना ही है, 5500-6000 डिग्री सेल्सियस। और यहां जितने भी निफे, निकिल और फेरस, फेरस लोहे का अयस्क है, ये एकदम पिघले हुए फॉर्म में हैं, और इनको कहते हैं मैग्मा अंदर। और यही मैग्मा जब ज्वालामुखी के माध्यम से बाहर आएगा हो जाएगा लावा। मैग्मा और लावा में कोई अंतर नहीं, केवल धूल कण वगैरह और मिल जाता नहीं, निकिल और फेरस ज्यादा है, निकिल और फेरस। सबसे ऊपरी परत पर आपने सियाल, सिलिका और एल्युमिनियम की बात की थी। मध्यवर्ती को आपने सीमा कहा था, सिलिका, और सिलिका माने बालू, वही जो तत्सम में बालू था वही है बालू, और मैग्नीशियम। 2900 किलोमीटर इसको रखा था, 2900 से लेकर के 5400, 5300, 5400 यहां रखा था, फिर 5400 से लेके 6374 6400 किलोमीटर आपने अंदर का भाग रखा था। ये देखे थे। इसी में आपने ज्वालामुखी देखा था, इसी में आपने भूकंप देखा था। भूकंप मापने वाले यंत्र को आपने सिस्मोग्राफ कहा था, जबकि भूकंप के अध्ययन करने वाले विषय को, यह सवाल आपके टेस्ट में पूछ चुका है। दोनों एकदम नजदीकी मामला है। हाँ हाँ हाँ, शास्त्र जब भी है आप अपना हर जगह लॉजी लगा के रखे। फिर हम लोग आए वायुमंडल पर। वायुमंडल में हम लोगों ने तय किया था कि विभिन्न गैसों का मिश्रण ही वायु है। उसमें आपने एक सबसे निचला जोन जो बताया था उसको क्षोभ मंडल कहा था।
उसके ऊपर आपने समताप मंडल रखा था, उसके ऊपर आपने मध्य मंडल रखा था, इसके ऊपर आपने आयन मंडल रखा था, और इसके ऊपर, और इसी में आपने बताया था समताप मंडल के ही बीच में ओजोन मंडल है, 25 से 35 या 28 से 32 किलोमीटर। ओजोन गैस ही है, ओजोन परत ही है जो पृथ्वी से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेता है, नीचे तक नहीं आता है, जो त्वचा के कैंसर के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। एक बात आपने हमको और बताई थी, क्षोभ मंडल में सभी जितनी घटनाएं घट रही हैं, बिजली चमकना, तूफान आना, ये जितना भी है, ओस कुहासा कोहरा, सब क्षोभ मंडल का हिस्सा है। क्षोभ मंडल को आपने बताया था कि भूमध्य रेखा पर इनकी ऊंचाई ज्यादा होती, करीब 18 किलोमीटर तक, 16 से 18, और ध्रुवों पर चूंकि ठंडी वायु रहती तो बैठी रहती है 8 से 10 किलोमीटर तक, इसलिए ऐसे हम लोगों ने बनाया था, ध्रुवों पे कम, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई ज्यादा। और समताप मंडल का निचला हिस्सा, क्षोभ मंडल के ऊपरी हिस्से को आपने बताया था क्षोभ सीमा, जहां आपने ये तय किया था कि जो जेट विमान चलाने वाले पायलट हैं वो अपने विमान को क्षोभ मंडल में उड़ाना नहीं पसंद करते हैं, इसके ऊपर चले जाते हैं, समताप मंडल के निचले परत पर रहते हैं। ये बातचीत हुई थी। फिर हम लोग आए पृथ्वी की गतियों पर। अभी तो बस देख रहे थे कि परिभ्रमण क्या है और परिक्रमण क्या है। तो परिभ्रमण से आपने कहा था रात दिन होते हैं, और परिक्रमण से आपने कहा था ये ऋतुओं परिवर्तन होता है कि सर्दी गर्मी बरसात जो आती है। घूर्णन गति से ही आपने कहा था कल कि एक चक्कर लगाने में वृत्त का निर्माण होता है, और वृत्त के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री का कोण बनाने में उसे समय लगता है 24 घंटे। फिर 24 घंटे को आपने कन्वर्ट कर दिया 24 गुणे 60 मिनट में, काट पीट करके 1 डिग्री में आपने 4 मिनट ला दिया था, यानी 1 डिग्री देशांतर में जो समय का अंतर है वो 4 मिनट का है। ये कल ही तय किए थे। उसी के साथ आपने कर्क रेखा तय की थी जो उत्तरी गोलार्ध पर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, और एक मकर रेखा तय की थी जो दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ में है। और इसी के बीच को आपने कहा था ट्रॉपिकल जोन, जिसको आपने कहा था गर्म क्षेत्र, उष्ण कटिबंध। और 66.5 ऊपर और 66.5 नीचे आपने कहा था बहुत ठंडा क्षेत्र है, ध्रुवीय जोन है, शीत कटिबंध है। 23.5 से 45 में जब आप गए तो कम गर्मी वाला क्षेत्र दिखाए। कम गर्मी का मतलब ठंडा नहीं, कम गर्मी का मतलब है कि जो बहुत ज्यादा गर्मी है उससे कम गर्मी, उपोष्ण कटिबंध, उप उष्ण कहा था। और 45 से लेकर 66.5 को आपने शीतोष्ण कहा था, जिसको आपने टेम्परेचर जोन बताया था। कर्क रेखा, मकर रेखा, इसको लिख लिए हैं हम लोग, अभी नहीं लिखे। कर्क रेखा हो गए, हाँ, तो इसी मकर रेखा लिख लीजिए, बस बहुत है। कर्क रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। अच्छा, पुराना पेपर रखे हैं, सॉल्व पेपर कि नहीं अभी रखे हैं? तो आप जब पेपर पलटते होंगे तो क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे ना। बच क्या रहा है अब ज्योग्राफी में जब मिल रहे हैं तो? महाद्वीप, महासागर, झील, नदी, पर्वत, यही, और वो रटना है, वो पर्यायवाची तद्भव तत्सम है। बचा क्या है? रटा जाएगा सर, यही साथे में, यही रटा जाएगा। आप हमको रटाएंगे, यही लेके इसे बड़ा बड़ा देखा जाएगा और रटा जाएगा, यहीं पर साफ रटा जाएगा, कुछ है थोड़ी। जी, हिंदी का है, हाँ, अंग और आह, हिंदी भाषा दिवस, ये दिवस, वो दिवस, सब रटा जाएगा सर, यही रटा जाएगा। जहां 5 बार 6 बार आपने ब्रेन को मैसेज दिया सब रटा जाए, क्या है, क्या कहाँ कुछ है? अभी इसलिए नहीं रट रहे हैं, एक तो रट लेंगे तो बार बार रटना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज रटे हुए हैं तो उसका रिवीजन जरूरी नहीं, भुला जाएगा। आने दीजिए, परीक्षा रट लिया जाएगा, कौन सी बड़ी चीज है, सब याद रहेगा सर। अभी आप थोड़ा सा उस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं। पेपर पलटिए, आपको सर आप भेजेंगे, 10 हो जाने दीजिए, भेजते हैं। कल तो हो, कल नहीं होगा, परसों ईवीएस, हाँ परसों, परसों
जैसा आप लोग निहायत करेंगे वैसा कर देंगे। घर पे नहीं है, घर पे नहीं है इस समय, भूल गई थी क्या? जैसे घर में बतियाती है वैसे बतिया रही है। ये ठीक है कि घर पे आपके परिवार के, लेकिन ये आज यहां तो हमारे परिवार के हैं। एक दो लाइन लिखिए मकर। चलिए कल डिसाइड किया जाएगा। नहीं होगा परसों, नेक्स्ट जो ऐसा आप आदेश करेंगे वो ऐसा होगा। आप बांट बांट देते हैं, बांट 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 बांट। ठीक ठीक। अभी मेरी एक मेरा निवेदन ये, बहुत याद मत करिए, चीजों को देख लीजिए अच्छे से, बस कंसंट्रेट करके, नहीं बहुत याद मत करिए। याद करके परीक्षा हमको 30 जनवरी को देनी है या 30 मार्च को, अभी ये नहीं पता है। 30 जनवरी को परीक्षा हो पाने में अब काफी, हाँ ठीक है। तो अब हम रोज उसको बच्चों की तरह थोड़ी रटेंगे बैठ करके, जब परीक्षा आएगी तो रट लिया जाएगा। 10 दिन 15 दिन पहले जो है एकदम आफत की तरह काम होगा, रट लिया, बात खत्म हो गई। कोई भी चीज, देखिए साइंटिफिक तथ्य है गुरु जी, कोई भी चीज अगर 24 घंटे के अंदर पुनः रिवाइज्ड नहीं होगी तो केवल 72% बचती है, 28% गायब हो जाएगी। एक हफ्ते नहीं रिवाइज होगी तो 28% केवल बचेगी, 72% गायब हो जाएगी। और एक महीने अगर रिवीजन नहीं होगा तो 99% गायब हो जाएगा, केवल 1% रह जाएगा। और एक साल अगर रिवीजन नहीं होगा 0.1%, केवल व्यक्ति का नाम याद रहेगा बस, और कुछ आगे पीछे नहीं याद, कहां मिले थे, क्या मिले थे, कै बजे मिले थे, कुछ नहीं याद रहेगा। तो ये ब्रेन हमारा बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है, उसी के तरह से इसको जबरदस्ती इसको स्ट्रेस मत दीजिए, आनंद लीजिए। हाँ देख लीजिए, आप इतने सीनियर हैं तो आप तो कोई चीज देख लेंगे तो वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है, देख लीजिए। हाँ नहीं करें कि एक ही बार देखिए, 3 बार देख लीजिए, 5 बार देख लीजिए, आप और गंभीर हैं 7 बार देख लीजिए। लेकिन एक ही बार में 7 बार नहीं, एक बार देखे, 5 मिनट का ब्रेक, चाय वाय पिए, दूसरा विषय देखे, फिर दूसरी बार देखे, फिर तीसरी बार इसको रख करके तो ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे देखिए, फिर चौथी बार बस देख लीजिए, बस हो गया, छोड़ दीजिए। ब्रेन को ये मैसेज दीजिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है, बस ये मैसेज है, नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्योंकि भैया जिंदगी का फिलॉसफी एक ही है मात्र, पहला प्रायोरिटी है हैप्पीनेस, खुशियां मेरी, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करें, उसकी कीमत पर हम कुछ नहीं हासिल करेंगे। दूसरे पर हमारी हेल्थ, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की कीमत पर कुछ नहीं हासिल करेंगे। और तीसरी पे हमारी फैमिली, हम फैमिली को दांव पे नहीं लगाएंगे। हैप्पीनेस, हेल्थ और फैमिली, उसके बियॉन्ड फिर जाके हम काम करेंगे। अब ये थोड़ी है कि बिना मतलब का कोलेस्ट्रॉल और बीपी यहां लेने के लिए टेट दे रहे हैं, अरे जाए भाड़ में। बीपी कोलेस्ट्रॉल के आनंद के लिए, बीपी कोलेस्ट्रॉल के अंदर संकट, तनाव, नो, आप हमसे सहमत नहीं हैं? तनाव, अरे सर हम आपको क्या मोटिवेट करेंगे, आप सब जान रहे हैं, बस पता नहीं, यही समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान को हो क्या गया है। एकदम तनाव मत लीजिए प्लीज, आनंद एकदम। हम आपको बता रहे हैं टेट वेट कोई परीक्षा ही नहीं है, टेट तो कोई परीक्षा ही नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। आप दीजिएगा एक बार, और देने के बाद आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी चूक की है कि हम नहीं दिए पहले। जैसे ये लग रहा है आपको सर ना, वैसे ये भी लगेगा कि अब जबरदस्ती स्ट्रेस दे रहे थे, जबरदस्ती का स्ट्रेस लिए थे, कुछ है ये नहीं इस पेपर में। हम अभी निगेटिव हटा दें ना, अभी निगेटिव हटा दें, आज की डेट में ये मैथ्स आपको खट से 16 17 18 पहुंचा देगी। 30 सवाल में आप कुछ लगाएंगे साहब, आपके 10 सवाल वैसे सही, कुछ भी लगाएंगे, उठा के ऐसे बी 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 रंग देंगे, 8 सवाल आपके सही।
अभी तो, अभी है क्या, हमने हाथ मुड़े रखा है एकदम निगेटिव। अब उसका रीजन है, क्षमा के साथ सही हो जाएगा। 15-20 होने दीजिए, एक फुल टेस्ट होगा उसमें खींच देंगे खटाक से। जैसे ही फुल टेस्ट लेंगे विदाउट नेगेटिव, देखिएगा आप कैसे खेलेंगे। फिर लौट आएंगे अपने उस पर जो टुकड़ों वालों में आते हैं, टुकड़े टुकड़े में। फिर एक एक सब्जेक्ट ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के फिर करेंगे 8-10 ठो, और फिर उसके बाद पूरा खोल देंगे। 30 के बाद, 30-35 के बाद पूरा खुला खेल होगा। एक दो लाइन लिख लीजिए बस, एक दो लाइन लिखिए, आप जाए। एक दो लाइन लिखिए। मकर, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध की जो अक्षांश है उसको आप दा लिखते हैं या यस लिखते हैं, यही लिखते ही है। दक्षिण में 23.5 डिग्री, अब यहां दा लिखिए, दक्षिणी दा, या यस लिखिए, साउथ, जो भी आपको लिखना है। एस, 23.5 डिग्री एस की अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। चौदह जनवरी को मकर संक्रांति, सूर्य के यहीं पर लंबवत होने की दशा को व्यक्त करता है। सूर्य की किरणों को यहीं लंबवत होने की, सूर्य की किरणों के यहीं लंबवत होने की दशा को व्यक्त करता है। सूर्य की किरणों को यहीं पर लंबवत होने की दशा को व्यक्त करता है। फिर एक लाइन नीचे लिखिए। अब ये सब नहीं लिखवा रहे हैं, 66.5 के ऊपर शीत कटिबंध है और इसके बीच में वो तो दिख ही रहा है कहाँ शीत कटिबंध है कहाँ उष्ण कटिबंध है ना, कि लिखवाएं इसको कि कर्क से, कर्क के मकर यानी 23.5 दक्षिणी उष्ण कटिबंध है, लिखवाएं इसको। ये तो आप देख ही रहे हैं, मैप में देख रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण का ये जो क्षेत्र है यह गर्म क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश ऑब्लिक विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी आप कहते हैं, इसी का नाम इक्वेटर आपने कहा है, पर 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 वर्ष भर, वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। विषुवत रेखा पर, ये सवाल पूछा है 2 बार, विषुवत रेखा पर सदैव मतलब वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ब्रैकेट में चाहे डाल दीजिए 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। नहीं, विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। अगली बात, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन इक्कीस जून
होता है, कॉमा कॉमा। बस एक चीज का बस बहुत ध्यान रखना है, जैसे उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर, वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, उल्टा चलता है। तो यही बात लिख दीजिए, 21 जून होता है, जबकि जबकि यही 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि यही 21 जून दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। फिर इसी के नीचे दूसरी बात, ये पूछता है, एक सवाल जान लीजिए लगभग तय है, पूछता है, ये दोनों बातें इसको दिमाग में रखना है। 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, कॉमा, जबकि यही 22 दिसंबर जबकि यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जबकि यही 22 दिसंबर जी, यही 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा 22 दिसंबर, वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, और जो उत्तरी गोलार्ध का 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। इक्विनॉक्स विषव, एक हेडिंग छोटी सी बना लीजिए। हाँ, इक्विनॉक्स विषव, जी, EQUINOX, ई ई क्यू इक्विनॉक्स लिखिए। 23 सितंबर, 23 सितंबर एवं 21 मार्च इन दोनों तिथियों को सर्वत्र, मतलब सभी जगह, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर होते हैं, ये दो डेट पूछ लेता है। एक 21 मार्च, 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषव, लिख दीजिए नीचे, 21 मार्च को बोलते हैं बसंत विषव, और नीचे लिख दीजिए 23 सितंबर को लिखते हैं शरद विषव। बसंत, 21 मार्च वाले को बसंत, बसंत में मार्च आता है, और सितंबर वाले को शरद विषव। जी, 23 सितंबर को शरद कर दीजिए उसको।
फिर नीचे लिखिए 21 जून को कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति 21 जून को, कर्क संक्रांति 21 जून को। और मकर संक्रांति 22 दिसंबर, भूगोल में 22 दिसंबर है, ध्यान रखिएगा जी। यहां जो सबसे बड़ा दिन है, जब 21 मार्च, सॉरी 21 जून, सॉरी 21 जून लिखे हैं ना, 21 जून कर्क संक्रांत और 22 दिसंबर मकर संक्रांत। जब कर्क संक्रांति होगी तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, मकर संक्रांत होगी तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, और जब विषुव स्थिति होगी बराबर की, वह 2 डेट होगी, 21 मार्च और 23 सितंबर, जब पूरी धरती पर सर्वत्र दिन रात हाँ हाँ हाँ, विषुयायन कहते हैं इसी को, इक्विनॉक्स, ठीक है। हाँ